हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एविडेंस के बारे में। हम बात कर रहे हैं कुछ एविडेंस के बारे में इवोल्यूशन के। स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, और उससे पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे जैसे जैसे आपकी स्लाइड आगे बढ़ रही है। आप अपने टॉपिक्स को देख लेंगे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और उन्हें आपको क्या करना है, रिवाइज भी करना है। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करके बताई गई हैं वो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं एविडेंस के बारे में कि इवोल्यूशन के क्या एविडेंस रहे होंगे। और अभी तक आपने एविडेंस के तौर पे पढ़ा है फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। ये एक आपने एक चार्ट देखा है जिसमें आपको अर्थ की एज के बारे में बताया था है, और इसमें एक आइडिया आपको दिया गया है कि किस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कब का होगा, ठीक है। चलिए, अब हमने कुछ हेडिंग्स देखी थी, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एविडेंस के बारे में, तो हमने कुछ हेडिंग्स देखी थी, जैसे कि फॉसिल्स रिकॉर्ड हो गए, जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी है, जैसे होमोलोगस स्ट्रक्चर है, जैसे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए सिमिलैरिटी और शेयर जेनेटिक कोड, इसके बारे में हमने बात की है। ये हमारे क्या होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हमने कहा यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं, या जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, या जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, या जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस हमारे पास आते हैं, या मॉलिक्यूलर एविडेंस जो हमारे पास आते हैं, उनको थोड़ा सा और यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हम यहाँ पर कहते हैं। पैलेंटोलॉजी, यहाँ पे फॉसिल्स की स्टडी यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो हमें बताया गया है डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। आपने कहा कि जब हम देखते हैं सेडिमेंट्स, जो जो रॉक होते हैं, जैसे चट्टानें होती हैं, या जो नीचे आपकी भूमि में जो खुदाई होती है, वहां पर आपने कहा कि डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स आपको मिलते हैं, और डिफरेंट लाइफ फॉर्म आपको देखने को मिलती है। आपने कहा अलग अलग जो जीव हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर। और वो क्या, यहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म का मतलब है कि अलग अलग जो जीव हैं, यानी कि वैरायटी, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के फॉसिल्स आपको मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स आपको मिलते हैं, जिनका फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुई है, या फिर यहाँ पे सेडिमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। सम ऑफ them appear similar to modern organism। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के जैसे ही होते हैं। यहाँ पे दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल डायनासोर। आपने कहा कि यहाँ पर ये उन जीवों के बारे में भी बात करता है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो विलुप्त हो गए हैं। जैसे आपके पास एक चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम बात करते हैं यहाँ पर रेड डाटा बुक के बारे में, जो IUCN जारी करता है। IUCN रेड डाटा बुक में एक लिस्ट जारी करता है जिसमें आपको पोजीशन ऑफ स्पीशीज यहाँ पे दिखाई जाती है, यानी कि जो प्रजातियां हैं। अब आप जानते हैं स्पीशीज का मतलब हम समझते हैं, अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, आपको ये नहीं कहेगा स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ जीवों का समुदाय जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। उनमें से होता है एक तो न्यूट्रिशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, और एक फर्टाइल जो संतति है उसका निर्माण होता है, या फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनती है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो रेड डाटा बुक होता है उसमें एक लिस्ट जारी की जाती है, उसमें स्पीशीज को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, और अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। यानी कि हम ये देखते हैं कि उन स्पीशीज को वहाँ पे लिस्ट किया जाता है जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कुछ ऐसी होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने का या एक्सटेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो अर्थ होती है, हमारे अर्थ में उसका एक भी जो सदस्य है वो नहीं देखा गया है। अब नहीं देखा गया है का मतलब है कि हो सकता है उसका एक आधी कोई सदस्य हो, लेकिन वो देखा नहीं गया, बहुत लंबे टाइम तक अगर देखा नहीं गया है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है।
कुछ ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि अब वो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाई जाती हैं, जैसे कि आपने कहा कि थ्रेटेंड जो स्पीशीज होती हैं, एंडेंजर्ड होती हैं, नियर टू थ्रेटेंड होती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिखाई जाती हैं। कैटेगराइज करने का जो एम होता है वो ये है कि हमें पता चले कि कौन सी स्पीशीज जो है वो खतरे में है, किस स्पीशीज की जो संख्या है वो निरंतर रूप से कम हो रही है और किस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए कुछ पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं जिससे कि उनकी संख्या में क्या हो, कमी ना हो और उनकी संख्या में हम वृद्धि कर सकें। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर उन्हीं में से एक है कि जो टाइगर हैं, एक टाइम पे टाइगर का नंबर बहुत कम हो रहा था, तो प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक यहाँ पे आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट निकाला गया था, जिसमें टाइगर के जो नंबर था उनको बढ़ाना हमारा एम था, यानी कि जो टाइगर थे उनको मारना नहीं है। उनके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनके लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की आप यहाँ पे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो ये हमें कैसे पता चला है, हमने कहा रेड डाटा बुक से यहाँ पे पता चला है। तो हमने कहा हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने स्टार्ट किया था एक्सटिंक्ट से। हमने कहा पॉजेस जो हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं बहुत पहले, यानी कि मिलियंस ईयर एगो या बहुत हजारों साल पहले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं फॉसिल्स। ठीक है, एग्जाम्पल है डायनासोर। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेम बात की थी, हमने डायनासोर को नहीं देखा है, लेकिन उनके जब फॉसिल्स हमें मिले हैं तब हम यहाँ पर डायनासोर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम डायनासोर की जो पिक्चर है उन्हें बना चुके हैं। अब हमने कहा a study of fossils in different sedimentary layers indicate the geological period in which they exist। आपने कहा कि जब हम fossils की स्टडी करते हैं और डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में करते हैं, यानी कि अलग अलग लेयर्स में हम देख रहे हैं, जब हम अलग अलग लेयर्स में इनकी स्टडी करते हैं तो आपने कहा ये इंडिकेट करता है द जियोलॉजिकल पीरियड, यानी कि ये हमें अर्थ की जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो जीव हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। हैंस new form of life arise at different times in the history of earth। तो इससे हमें पता चलता है, हमने क्या बोला है, हमने कहा कि जो डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स में जो जीव हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में, अर्थ की एज के बारे में, यानी कि हम आइडिया लगाते हैं कि ये इस टाइम की बात है। इसका मतलब है कि उस टाइम उस पर्टिकुलर पीरियड में ये जीव हुआ करते थे, और ऐसे ही हम हर एक लेयर में यहाँ पर देखते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये बताता है कि डिफरेंट टाइम में, अलग अलग समय में पर पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीवों का यहाँ पे क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। क्लियर है इतना यहाँ पे? चलिए, तो फॉसिल्स के बारे में काफी सारी चीजें हमने समझ ली हैं। सेकेंड जो हमारी हेडिंग आती है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, तो यहाँ पर हमारे पास अभी इमेज नहीं है। आपकी बुक में इमेज दी गई होगी जिसमें आपको डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके एम्ब्रियो दिखाए गए होंगे, फिशेस के हैं, एम्फीबिया के हैं, यहाँ पर ह्यूमंस के जो यहाँ पे एम्ब्रियो दिखाए गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार पिक्चर यहाँ पे लेकर के आएंगे और हम पिक्चर एक बार देख लेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। एक्चुअली में वो जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप स्टार्टिंग का जो फेज देखेंगे आपको दिखेगा कि जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है या काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है। कुछ तो आपको एकदम सेम दिखेंगे, कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन काफ़ी हद तक सेम दिखेंगे। ये मैं बताते कि जब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी में अगर आप देखते हैं या आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप देखते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास आती हैं। हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग के जो इवेंट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, वो अलग अलग जीवों में एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर रहे होंगे, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, वो एक ही रहा होगा। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि जो कॉमन एंसेस्टर था और उसके बाद जो जीव बने, हमने कहा वो एक ही चेन को फॉलो ना करके वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो गए। जैसे कि हमने बोला कि हमारे कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है, हमारे क्या है, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, उससे उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं प्रकार से वो अलग अलग तरीके से क्या हो गए हैं, यहाँ पे
इवॉल्व हो गए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरी चेन चली कि सब एक जैसे थे। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे जो पूर्वज थे उनकी संतानें हुई और इन्होंने अलग अलग तरीके से ग्रो करना शुरू कर दिया, इनमें इवोल्यूशन हुई, इनकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं और अलग अलग तरीके से जब यहाँ पर इन्होंने इवॉल्व किया है तो आज के डेट में ये डिफरेंट स्पीशीज के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेप्स अगर हम देखें तो हमने कहा आज भी हम क्या होते हैं, एक ही तरीके से क्या होते हैं यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो हमने कहा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या आता है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात की है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। आपने कहा कि ये जो आपने कहा कि यहाँ पर जो अर्नस्ट हैकल थे उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है उसके अकॉर्डिंग में इन्होंने कहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। कैसे उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स थे, अब क्योंकि आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्या डिफरेंस इनमें होता है, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन है तो आप जाएंगे एक बार नोट करके लेके आएंगे। तो हमने बात की है, हमने कहा जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उनमें आपने देखा उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज जो थी वो कॉमन थी। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि आप देखते हैं कि जब बेबी 1 वीक का होता है या वो 1 मंथ का होता है या वो 3 मंथ का होता है, 4 मंथ का होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही दिखता है। तो वर्टिब्रेट्स का उन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थी यहाँ पे, यानी कि जब यहाँ पे क्या हो रहा था, भ्रूण का विकास हो रहा था और उसकी जो अवस्थाएं थी वो सभी वर्टिब्रेट्स में सेम थी। तो इन्होंने क्या किया, जो कि अडल्ट में एब्सेंट थी। लेकिन एक और चीज आपको मेंशन करनी है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा गया, जब भ्रूण का विकास हो रहा था तो शुरुआती के जो चरण थे वो तो सेम थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही अडल्ट हुआ, जैसे ही पूर्ण विकसित भ्रूण हमारे सामने आता है तो वो अलग है। इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर जो शुरुआती आपकी स्टेजेस थी वो सिमिलर है। उसका मतलब ये है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो तो एक जैसे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने इवॉल्व किया है अलग अलग तरीके से। तो हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ह्यूमन डेवलप और रॉ ऑफ अ वेस्टिजियल गिल स्लेट just behind the head, but it is functional organs only in fish and not found in any other adult vertebrates। अब क्योंकि हमारे पास अभी इमेज नहीं है तो इसलिए बहुत अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल हमारे पास आया है ह्यूमन का। आपने कहा द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, जितने भी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं मनुष्य को लगा के हमने कहा उनमें क्या होता है, डेवलप और रॉ ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। तो जब हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस में भी, तो उनमें कुछ गिल स्लिट्स होती हैं जो उनकी हेड के पीछे होती है। हमने कहा जस्ट बिहाइंड द हेड, यानी कि हेड के आपका जो हेड होता है, हेड पोर्शन होता है, उसके पीछे यहाँ पे गिल स्लिट पाई जाती हैं। लेकिन बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, लेकिन ये सिर्फ फिशेस में ही क्या है, फंक्शनल ऑर्गन है, यानी कि ये जो काम का ऑर्गन है ये सिर्फ फिशेस में पाया जाता है। और हमने देखा एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट, ऐसा नहीं कि अभी भी हमारे हेड के पीछे गिल स्लिट है, अभी नहीं है, अब वो क्या हो गई है, डिसअपेयर हो गई है। ये कब की बात हो रही थी, जब हमने कहा भ्रूण का विकास हो रहा था, जब मनुष्य जो है वो एक भ्रूण के रूप में है और जब स्टार्टिंग के जो डेवलपमेंटल फेज यहाँ पर होता है तो उसमें उसके हेड के पीछे गिल स्लिट पाई जाती हैं। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है और वो पूरा फीटस के रूप में आपके पास आता है और जब उसका जन्म होता है तब आपने कहा उसमें गिल स्लिट नहीं पाई जाएगी। ये बताता है कि जो फिशेस है और जो हम हैं, हमारा जो एंसेस्टर रहा होगा वो एक ही रहा होगा। क्लियर है इतना। अब इसी के बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हमारे पास आती है यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमारे पास आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप लोग एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके बारे में पढ़िए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। आपने कहा स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन evolved
anatomical parts called homologous structured but with a dissimilar functions. For example, whales, bats, cheetah, and humans. All mammals shares a similarities in the patterns of bones of forelimb. इसकी बात हो रही है होमोलोगस की बात कि यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपने कहा वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैन, चीता, वेल और बैट, अगर आप देखेंगे तो इनके जो ऑर्गन्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है आपको काफी हद तक सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इनके फंक्शन अलग होते हैं। यही होता है डाइवर्जेंट कि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ ह्यूमन जो है यहाँ पर आपने कहा हाथ का यूज अलग अलग काम में करेगा, चीता भागने के लिए, वेल आपने कहा तैरने के लिए, बैट जो है इसका जो विंग्स होते हैं। तो आपने कहा कि स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन क्या हो गए हैं, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका